कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी मैम क्रांति और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का सेकेंड लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ और विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिरी तक के बिल्कुल बने रहना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आने ही आने हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को एकदम ध्यान से सुनते जाना है। सारे टॉपिक को हम बहुत क्विकली और बहुत क्रिस्प कम्युनिकेशन के साथ कवर करेंगे, मतलब कि बिल्कुल हम फास्ट कवर करेंगे। तो पूरा फोकस आप लोगों का, मतलब मैं क्या बोल रही हूं इस बात पे आप लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन हो गए क्या? जल्दी से आ जाओ गाइस, फटाफट से इस क्लास के लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अभिषेक, सिमर, नताशा, जल्दी से बेटा फटाफट सारे बच्चे, अभिनव, आकाश, अमित, जल्दी से फटाफट से शेयर कर दो गाइस, क्विकली शेयर कर दो। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो जो बच्चे आ गए हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और इस क्लास में जो बच्चे आज नए आए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकॉन जरूर दबा देना। भाई एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम बेल आइकॉन कहाँ पे दिया होता है, तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो बाजू में आपको बेल आइकॉन हिट करने के लिए वहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा, तो वो आप अगर हिट कर दोगे तो आपको क्लास की नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल टाइमली मिल पाएगी, ठीक है। तो फटाफट से हम क्विकली क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो गाइस कंफर्म कर दो, एक बार कमेंट करके मेरे को बता दो कि आपने वीडियो की लिंक जो है ग्रुप में शेयर कर दी है, अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को बुला लिया है। देन मैं क्विकली स्टार्ट करूंगी, ठीक है। एंड गाइस मैं आप लोगों को हर क्लास के एंड में टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। तो प्लीज आप लोग अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, सो क्लास की लिंक अगर आप लोगों को टाइमली चाहिए तो उसके लिए आप लोग जो है मेरे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी और क्लासेस की सारी पीडीएफ भी वहां पे मैं आज शेयर कर दिया करूंगी, ठीक है। सो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? आवेशों के निकाय के कारण विभव हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ा था, स्थिर विद्युत विभव का परिचय हम लोगों ने देखा था और विभवांतर के बारे में हम लोगों ने समझा था। आज हम बहुत सारे आवेशों के कारण क्या करेंगे, अगर हम लोगों के पास बहुत सारे आवेश है तो किसी एक बिंदु आवेश पर उस बहुत सारे आवेश के कारण विभव कैसे निकालना होगा, इसका कैलकुलेशन आज हम लोग सीखेंगे। समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे आप लोगों ने बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा था जब पहला अध्याय पढ़ा था, तो उसी तरीके से आप जो है आज जो है एक समान विभव का जो पृष्ठ बनता है उसके बारे में आज पढ़ोगे। तो सिमिलर है टॉपिक, उससे रिलेट करके बिल्कुल आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने पहला और दूसरा अध्याय मिला के दो मेन भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा, एक विद्युत क्षेत्र और एक विद्युत विभव, ठीक है। सो आज हम इस विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, मतलब इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ये भी आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। एंड विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, तो गाइज ये टॉपिक याद कर लो। बहुत सारे जो चैप्टर 2 के टॉपिक्स हैं बहुत सिमिलर है विद्युत क्षेत्र के टॉपिक से, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट जो है कवर करने वाली हूं। आप लोगों का पूरा फोकस क्लास में होना चाहिए, ध्यान से सुनते रहना है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र के कारण पढ़ाई है। सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों को विद्युत विभव के लिए भी मिलेगा, एक उसी के जैसा लगभग, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, और एक जनरल पॉइंट का भी केस होता है, तो जनरल पॉइंट का केस भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, ताकि वो आप लोग जब अगर आप लोगों को क्वेश्चन घुमा के दिया, ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन घुमा के दिया तो वहां पे आप लोग जो है उस चीज को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, विद्युत विभव, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात पिछले क्लास से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पिछले क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तो भाई पिछली क्लास में एक बिंदु आवेश था, इस बिंदु आवेश के पास हम लोग क्या कर रहे थे, अनंत से, यहाँ पर कोई अनंत क्षेत्र है, इस अनंत से हम लोग किसी परीक्षण आवेश को क्या कर रहे थे, यहाँ पर इस Q आवेश से जो है R दूरी पर इस P बिंदु पर क्या कर रहे थे, लेकर के आ रहे थे किसको, इस परीक्षण आवेश मतलब कि टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे थे। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, इसके क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं, इस प्लस Q आवेश के क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं, और इस P बिंदु पर विभव हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो जब हम लोग P बिंदु पर विभव कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोगों को विभव का मान निकल के आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R,
क्या आ रहा था हम लोगों को, Q बटे R। ये हम लोगों को विभव का मान आ रहा था। कब, ये विभव का मान हमको कब आ रहा था, P बिंदु पर विभव का मान आ रहा था जब हम लोग अनंत से किसी एक बिंदु आवेश को जो है Q आवेश के पास लेकर के आ रहे थे तब। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है अगर बहुत सारे आवेश रहे तो, जैसे कि यहाँ पर जैसे ये एक आवेश है तो मैं मान लेती हूँ कि ये हमारा क्या है, इसको मान लेती हूँ कि ये जो है वो Q1 आवेश है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास मान लो कि Q2, और इसी तरीके से ये क्या हो गया Q3, या फिर ये जो है n नंबर ऑफ आवेश, बहुत सारे आवेश रहे, मान लो कि ये आवेश कौन सा है Qn, मतलब कि n नंबर ऑफ आवेश है, बहुत सारे आवेश है। तो इन बहुत सारे आवेशों के कारण इस P बिंदु पर, ये जो हमारा P बिंदु है, ठीक है, ये P बिंदु, इस P बिंदु पर हम लोगों को विभव अगर ज्ञात करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल अध्यारोपण का सिद्धांत, जैसे कि हम लोगों ने अध्याय 1 में हम लोगों ने स्थिर विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र पे हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था, जब हम लोगों को आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत ही लगाएंगे, परंतु अध्यारोपण का सिद्धांत में मतलब कि यहाँ पर लगाना जो है काफी ज्यादा सरल हो जाएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पर लगाना सरल हो जाएगा। क्यों सरल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो हमारा विभव है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बहुल आवेशों के कारण, बहुत सारे आवेशों के कारण जब हम लोग यहाँ पर विद्युत विभव निकालेंगे तो अदिश राशि होने के कारण यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। होता क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बहुत सारे आवेशों के कारण इस P बिंदु पर जो लगने वाला विभव है, इस हर एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव है उसको अगर हम लोग क्या करेंगे, अदिश रूप में जोड़ देंगे। अदिश रूप में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इस P बिंदु पर कुल विभव मिल जाएगा। इस P बिंदु पर क्या मिल जाएगा हम लोगों को, कुल विभव। ये लो, ये क्या मिल गया, इस P बिंदु पर हम लोगों को कुल विभव मिल गया। ठीक है, तो ये विभव हम लोगों को कैसे मिला, हर एक बिंदु आवेश के कारण हम लोगों को विभव निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये Q1 आवेश के कारण इस P बिंदु पर विभव V1, Q2 आवेश के कारण इस P बिंदु पर विभव जो होगा क्या होगा V2, और Q3 आवेश के कारण इस P बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा V3, और इस Qn आवेश के कारण इस P बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा Vn होगा। और सारे आवेशों को मिला करके अगर हम लोगों को इस P बिंदु पर कुल विभव निकालना है तो हम सबका क्या करेंगे, सबका हम लोग अदिश योग कर देंगे। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, अदिश योग करना सरल हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, सिंपल एक बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है, सिंपल एक बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, अब हम लोगों को ये V1 और V2 और V3 निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर जरूरत किसकी पड़ेगी, हम लोगों को यहाँ पर दूरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो आवेश और दूरी दो चीजों के समानुपाती है, पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पर जो Q1 आवेश है, तो मान लो कि इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, R1 दूरी लेते हैं। यहाँ पर Q2 आवेश की वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, R2 दूरी लेते हैं। यहाँ Q3 आवेश की वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, R3 दूरी लेते हैं। और इस Qn से इस P बिंदु की जो दूरी है वो क्या लेते हैं, Rn लेते हैं। तो समझ में आ गया, P बिंदु से सारे बिंदु आवेशों की दूरी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब इन दूरियों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, V1, V2, V3 और जितनी भी संख्या में हमारे पास बिंदु आवेश है उन सभी के कारण विभव निकाल करके उनको क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, अदिश योग कर देंगे। सबको जोड़ने से हम लोगों को P बिंदु पर कुल विभव जो है, बहुत सारे आवेशों के निकाय के कारण कुल विभव जो है प्राप्त हो जाएगा। चलो कर लो, फटाफट से करो, सबको पता है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र के लिए कर रखा है। जल्दी से लिखते जाओ। V1 के कारण क्या हो जाएगा, V1 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। ठीक है, उसके बाद V2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। V3 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटे R3। और इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर Qn भी लिख सकते हैं, सॉरी Vn भी लिख सकते हैं। Vn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn
बटे Rn। ठीक है, हम लोगों को करना क्या है, इन सारे हर एक बिंदु आवेश के कारण जो हमको विभव प्राप्त हुआ है इनका अदिश योग करना है। तो हम लोगों को ये क्या मिल जाएगा, P बिंदु पर कुल विभव मिल जाएगा। तो इनका जल्दी से हम लोग फटाफट से क्या कर देते हैं, अदिश योग कर देते हैं। तो ये हम लोगों को P बिंदु पर विभव मिलेगा, जल्दी से जोड़ लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 प्लस डैश डैश क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटे Rn। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब ऑब्वियस ही बात है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमन निकल रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस डैश 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 प्लस Qn बटे Rn। एकदम इजी है गाइस, कुछ भी नहीं रखा है ना, बहुत इजी है, इसीलिए बहुत फास्ट और क्विकली समझा रही हूँ। क्या करना है, इनका समेशन कर देना है। जब भी हम लोग समेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, आप लोगों को मैंने स्थिर विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र के लिए ऑलरेडी बताया। चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ मेरे को क्या होगा। समेशन अगर लगाएंगे, समेशन करेंगे, सम चिन्ह लगाएंगे तो सम चिन्ह कैसे लगता है, ऐसा लगता है सम चिन्ह। अगर इस तरीके से सम चिन्ह लगा करके मैं इसको जो है शॉर्ट में लिखूँ तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, फटाफट से जल्दी से कॉपी में लिख करके बताओ मुझे जल्दी से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, समेशन ऑफ यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं I = 1 to n और ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, QI बटे RI। ठीक है, अब यहाँ पे I = 1 to n क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों के पास 1 से लेकर के n संख्या तक के आवेश और P बिंदु से सारे बिंदु आवेशों के बीच की दूरियां यहाँ पे 1 से लेकर के n तक के नंबर्स में लिखी हुई हैं। तो हम लोग उनको समेशन ऑफ सम के रूप में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन के रूप में लिख सकते हैं। I बराबर समेशन ऑफ I बराबर 1 to n QI बटे RI। इस तरीके से हम लोगों ने स्थिर विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के लिए भी लिखा था। अब हम लोगों ने आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव P बिंदु पर यहाँ पर निकाल लिया है, बिल्कुल बॉक्स बना के लिख लो। यही आप लोगों का क्या है, आवेशों के निकाय के कारण आप लोगों का विद्युत विभव है। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पर इस P बिंदु पर विभव जो है वो ज्ञात कर लिया। ठीक है, बस इतना ही है, जल्दी से फटाफट से नोट कर लो। मैं साइड हो जाती हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, सो चलो देन नेक्स्ट टॉपिक में हम आ जाते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सम विभव पृष्ठ। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सम विभव पृष्ठ। तो भाई सम विभव पृष्ठ क्या समझ पा रहे हो आप लोग, इस शब्द के मतलब से क्या समझ पा रहे हो। विभव सम मतलब कि समान, मतलब इसका क्या हुआ, एक समान विभव पूरे पृष्ठ पर, मतलब कि पूरी सतह पर अगर आप लोगों का क्या रहा, मान लो कि जैसे कि आप लोगों की ये कोई सतह है, इस पूरी सतह पर एक समान विभव अगर हुआ, क्या हुआ, एक समान विभव, तो ये पृष्ठ आप लोगों का क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ मतलब कि क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल है, इजी है। इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं, 1 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल 5 से 7 मिनट में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, समविभव पृष्ठ, एक समान सतह होनी चाहिए, एक समान विभव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, एक समान विभव का मतलब क्या हो गया कि इस पूरी सतह पर एक समान विभव का मतलब यह है कि मान लो कि ये आप लोगों का पहला बिंदु है, ये आप लोगों का मान लो क्या है, दूसरा बिंदु है। ठीक है, समान विभव का मतलब ये है कि इस सतह पर समान विभव का मतलब ये है कि इस पहले बिंदु पर और इस दूसरे बिंदु पर दोनों जगह क्या होगा, विभव का मान जो है वो एक समान होगा। मतलब कि यहाँ पर भी विभव अगर पहले बिंदु पर v है तो यहाँ पर भी क्या होगा, v होगा। इसका मतलब क्या होगा, v1 - v2 बराबर क्या होगा, 0। मतलब कि एक समान विभव होने के कारण इस सतह पर, इस पूरी सतह पर हर बिंदु पर एक समान विभव होने के कारण यहाँ पर इस सतह पर जो विभवांतर है, क्या है, जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पृष्ठ जो है वो क्या, कैसा पृष्ठ होता है, ये पृष्ठ जो होता है वो बिल्कुल काल्पनिक होता है। और ये काल्पनिक पृष्ठ हम लोगों को कैसे मिलता है, कैसे मिलता है, कौन बताएगा, काल्पनिक पृष्ठ हम लोगों को कैसे मिल पाएगा, जल्दी से क्विकली कमेंट करके बताओ। तो भाई इसके पहले हम लोगों ने ये इस तरीके से काल्पनिक रेखाएं देखी थी, जिसके लिए हम लोगों ने क्या लिया था, एक धन आवेश लिया था। बिल्कुल इस तरीके से धन आवेश से बल रेखाएं जो थी इस तरीके से निकलती थी। इस धन आवेश से लंबवत बाहर की ओर जो है हम लोगों की विद्युत बल रेखाएं जो है वो बाहर की ओर लंबवत निकलती थी। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर लंबवत, और ऋण आवेश है तो क्या होता था, अंदर की ओर जाती थी। कहाँ जाती थी, अंदर की ओर जाती थी।
ठीक। अब हो क्या रहा है कि जब हम लोगों को इस बिंदु आवेश के कारण एक समान पृष्ठ मतलब समविभव पृष्ठ अगर निकालना है तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को ध्यान से देखना है कि ये जो बल रेखाएं हैं ना, इनके लंबवत एक लाइंस होंगी, ठीक है। इनके लंबवत एक लाइंस होंगी। जब इन सारी लाइंस को हम लोग मिला देंगे तो वो इस तरीके से जो है शेप में आ जाएंगी, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल इस बल रेखाओं की या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये बल रेखाओं के लंबवत जब हम लोग क्या करते हैं, इन लाइंस को जो है इस तरीके से मिला देते हैं तो एक बिंदु आवेश के कारण जो है ये हम लोगों को क्या मिलता है, समविभव रेखाएं मिलती हैं। ये क्या मिलती है, समविभव रेखाएं, जिसको हम लोग जो है अंग्रेजी में इक्विपोटेंशियल लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो ये जो हमारा पृष्ठ है वो क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल लाइंस मतलब कि समविभव रेखाओं के कारण आप लोगों को यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, ये जो पृष्ठ बनता है ये काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है। ये क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है। और ये काल्पनिक पृष्ठ ही आप लोगों का क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और इस समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव समान होता है। विभव समान होने के कारण इनके बीच का जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही आप लोगों को समविभव पृष्ठ है और कुछ भी नहीं है। एक बिंदु आवेश के कारण हम लोगों ने देखा, उसी तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं, और भी बिंदु आवेशों के कारण यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, एक ऋण आवेश है और एक क्या है, धन आवेश है। जब एक इस तरीके से एक ऋण और एक धन आवेश है, ठीक है, तो उनके लिए बल रेखाएं तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। इनके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये ऋण और ये धन। तो इनके लिए बल रेखाएं क्या होगी, धन से शुरुआत होगी क्या होगी, ऋण पे जाकर के खत्म होगी, है ना। और धनात्मक से बाहर की ओर निकलती है और ऋणात्मक में क्या होती है, अंदर की ओर जाती है, इस तरीके से। अब अगर हम लोगों को क्या चाहिए, अगर हमको इनके लिए अगर समविभव पृष्ठ चाहिए या फिर हमको इनके लिए अगर समविभव रेखाएं बनाना है तो कैसे बना हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल मतलब कि यहाँ पर जो भी रेखाएं हैं, बल रेखाएं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है उनके लंबवत हम लोगों को लाइन खींचना है। क्या करना है, उनके लंबवत हम लोगों को लाइन खींचना है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार इनका जो पृष्ठ है वो वृत्तीय हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये हर बार वृत्तीय हो, जरूरी ये है कि ये हर बार जो है इन बल रेखाओं के लंबवत हो। और इन बल रेखाओं की लंबवत रेखाओं को क्या करते हैं, हम लोग मिला देते हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं, तो हम लोगों को समविभव रेखाएं मिल जाती है। ये रेखाएं ही समविभव काल्पनिक समविभव पृष्ठ का निर्माण करती है, ठीक है, काल्पनिक समविभव पृष्ठ का निर्माण करती है। तो जैसे कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, क्योंकि उनकी प्रतिच्छेदन बिंदु पर सेम विद्युत मतलब कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो है एक मान जो है पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से ये समविभव रेखाएं जो है, ये जो समविभव रेखाएं हैं ये भी जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो अलग अलग रेखाओं का एक मान कभी भी संभव नहीं होता। मतलब कि दो अलग अलग समविभव पृष्ठ का विभव जो है समान नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये दो पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ, ठीक है। तो पहले पृष्ठ के हर बिंदु पर क्या होगा, पहले पृष्ठ के हर बिंदु पर जो है विभव समान होगा, सब जगह क्या होगा, V1 होगा। परंतु जो दूसरा पृष्ठ है, ठीक है, दूसरा पृष्ठ का जो विभव है वो पहले पृष्ठ के जैसा हो, ये संभव नहीं है। इसीलिए ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्या होती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले जब विभवांतर की बात करी थी तो एक ही सतह पर, एक ही पृष्ठ पर जब हम लोगों ने विभवांतर की बात करी थी तो यहाँ पे एक ही पृष्ठ पर किसी दो बिंदु पर हम लोगों के विभवांतर जो है वो शून्य होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वो हमारा विभव होगा वो क्या होगा, v माइनस वी बराबर 0 होगा। इसलिए एक सतह पर विभवांतर शून्य होगा। परंतु हम लोगों को कभी भी अगर किसी दो सतह का विभवांतर निकालना है तो यहाँ पर इनका विभवांतर कभी भी 0 नहीं होगा। कभी भी इनका जो विभवांतर है v1 माइनस v2 वो कभी भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर विभवांतर आएगा, ठीक है। लेट से यहाँ पर विभवांतर आएगा क्या, v1 माइनस v2 बराबर डेल्टा v, मतलब कुछ तो स्मॉल चेंज होगा उसमें, स्लाइटली चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, पर कुछ ना कुछ फर्क होगा। एक मान
एक जैसा मान दो अलग अलग सतह का नहीं हो सकता, एक खुद के सतह का हर बिंदु पर मान एक जैसा होगा। ठीक है, तो दो अलग अलग बातें कही है, तो ध्यान से आपको समझना है। और हर बार यहाँ पर वृत्त प्राप्त हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, इनका शेप जो है वो बिल्कुल बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि जो हम लोग बल रेखाएं यहाँ पर बना रहे हैं उसके लंबवत होनी चाहिए समविभव रेखाएं जो है वो किसके लंबवत होनी चाहिए, इन बल रेखाओं के लंबवत होनी चाहिए। इसका मतलब आपका जो समविभव पृष्ठ भी होगा, काल्पनिक पृष्ठ भी होगा, वो क्या होगा, काल्पनिक पृष्ठ आप लोगों का ये बल रेखाओं के लंबवत होगा। ठीक है, कैसा होगा, ये बल रेखाओं के लंबवत होगा ये काल्पनिक पृष्ठ। क्लियर है, इतना ही इंपॉर्टेंट बात है और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक बिंदु आवेश के लिए बना के बता दिया और यहाँ पे आप लोगों को दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों के लिए यहाँ पर बना हुआ दिखाया गया है। और ये दो समान परिमाण के समान आवेश, मतलब कि दोनों ही क्या है, दोनों ही माइनस और माइनस आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे प्रतिकर्षण की घटना होती है। तो जब भी प्रतिकर्षण होता है तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि बीच में एक उदासीन बिंदु बन जाता है और इस तरीके से एक दूसरे से क्या होती है, ये दूर हटने लगती है, दूर हटने का प्रयास करती है, दूर हटने लगती है। इनके लिए जब हम लोगों को यहाँ पर समविभव पृष्ठ यानी कि समविभव रेखाओं को मिलाने से ही हम लोगों को क्या मिलता है, समविभव पृष्ठ बनता है। ठीक है, तो इनका जो शेप है वो बिल्कुल भी वृत्त के जैसा ना होकर कुछ अलग ही है, क्योंकि पृष्ठ जो है बल रेखाओं के लंबवत होनी चाहिए और यहाँ से क्या है, दूर हटने का प्रयास करिए, शेप भी एकदम अलग सा रहा है, अलग सा मिल रहा है। ध्यान बस इतना ही रखना है कि रेखाओं के लंबवत होना चाहिए पृष्ठ। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी ऋण और धन देखा, ठीक है, ऋण और धन दो हम लोगों ने समान परिमाण के विपरीत आवेश देखे। रियल में जब इनका मेजरमेंट करके लिया जाता है, ठीक है, तो वो ऐसा कुछ इमेज बनता है। ये जो लाइंस बनी हुई हैं ये क्या है, समविभव रेखाएं हैं और ये जो समविभव रेखाएं एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण कर रही हैं वो क्या है, समविभव पृष्ठ है। ठीक है, क्या है, समविभव पृष्ठ है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने मतलब कि इसके पहले क्या पढ़ा था, मतलब कि दो सब प्लेट्स को अगर इस तरीके से एक दूसरे के सामने जो है समानांतर रख दिया जाए, ठीक है, और एक प्लेट को यहाँ पे धन आवेशित किया जाए और दूसरे प्लेट को यहाँ पे क्या किया जाए, ऋण आवेशित किया जाए। ठीक है, तो इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के हम लोग अगर किसी बिंदु आवेश को क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमको विभव प्राप्त होता है, लेकर के जाते हैं, तो इसके लिए जो किया गया एकांक आवेश को लेकर के जाने के लिए जो किया गया कार्य है वही क्या होता है, आप लोगों का विद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक है, W/V बराबर आप लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे, W/Q। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। अब इसको हम लोग समविभव पृष्ठ में कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो भाई समविभव पृष्ठ में हम लोग ऐसे रिलेट कर रहे हैं, जब इसको ले जाने के लिए किया गया कार्य हम लोगों को करना पड़ता है, वही आप लोगों का जो है यहाँ पर एकांक आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य करे हैं वो विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पहले प्लेट पर इसका विभव मान लो V1 है, इसका क्या है, V2 है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो विद्युत बल रेखाओं के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि इस तरीके से उच्च विभव से क्या हो जाती है, निम्न विभव की तरफ जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती हैं। ठीक है, और इनके बीच का जो विभवांतर है वो क्या होगा, जैसे कि इसका विभव V1, इसका V2, तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा। इसका विभवांतर V1 माइनस V2 बराबर V। ठीक है, V1 माइनस V2 बराबर V, जो किया गया कार्य V जो निकालेंगे वो विभवांतर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे विभवांतर ही होगा। अब हम लोगों ने अभी समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो जब समविभव पृष्ठ का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने क्या सीखी कि जो समविभव रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, विद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत होंगी, मतलब कि 90 डिग्री के कोण पर होंगी। तो यहाँ पर इस तरह से दो समानांतर एक समान आवेशित प्लेट्स के बीच में जो विभवांतर विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने देखा, उसके लिए अगर हम लोग समविभव रेखाएं खींचे तो इस तरीके से वो लंबी लंबी खींचे जाएगी। ये क्या है, आप लोगों के विद्युत बल रेखाओं के लंबवत है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करोगे तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को काम आए, तो बिल्कुल इन कॉन्सेप्ट को याद रखना। ठीक है, और ये यहाँ पर जो इन एक ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने के लिए जो किया गया कार्य है वही क्या है, आप लोगों का यहाँ पर विभवांतर है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का समविभव पृष्ठ। तो बिल्कुल यहाँ पर परिभाषा में वही लिखा है जो मैंने आप लोगों को बताया है। जो काल्पनिक पृष्ठ होता है वही क्या कहलाता है, समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाला जो क्या है, काल्पनिक पृष्ठ होता है, वही आप लोगों का समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरे शब्दों में भी लिखा है वही सेम चीज है, जैसे जो भी मैंने आप लोगों को समझाया है कि
सभी बिंदुओं पर क्या होते हैं, विभव जो है वो समान होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है ना। और समविभव पृष्ठ के बारे में वो जो भी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि इसका विभवांतर जो है क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। और किसी एक पृष्ठ पर, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ना कि क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, किसी एक पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम लोग लेके जाते हैं तो इसका विभवांतर शून्य होता है, पर दो अलग अलग सतह पर हम लोग लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, इनका विभवांतर शून्य नहीं होगा, ठीक है। विभवांतर शून्य होगा मतलब कि कार्य शून्य होगा, विभवांतर शून्य नहीं होगा वाला जो केस मैंने बताया, इसका मतलब क्या होगा, वहां पर कार्य शून्य नहीं होगा। तो बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल आप लोग मतलब पढ़ सकते हो इसको, सारा कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। समविभव पृष्ठ के गुण भी सारा चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो प्लीज आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सारा कुछ समझा दिया है मैंने, ठीक है। सो ये आप लोगों को जो है 1 से लेकर के 6 गुणों तक का आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ठीक है। क्विकली हम आगे बढ़ते हैं, सारा कुछ समझा दिया है मैंने, बस ये वाला पॉइंट आप लोग यहाँ पर समकेंद्रिक गोले का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लो कि जैसे कि हम लोगों को ये गोला बन रहा था, ठीक है, तो इनका जो केंद्र था ये सबका क्या होगा, समान होगा, ये समकेंद्रिक गोला कहलाता है। बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, यहीं तक का था, बहुत स्मॉल टॉपिक है और बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन आता है, तो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये टॉपिक मतलब कि ये टॉपिक समझना है, ये भी छोटा ही टॉपिक है पर समझना है, इसको समझना जरूरी है, समविभव पृष्ठ से रिलेटेड ही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक के 2 भौतिक मेन राशि की बारे में पढ़ा, एक विद्युत क्षेत्र और एक विद्युत विभव, ठीक है। ये E है, ये क्या है, V है, इनके बीच में हम लोगों को रिलेशन देखना है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों को वहां पर मिला था, क्या मिला था, ये जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों का सूत्र हम लोगों ने जो ज्ञात किया वहां से हम लोगों को ये संबंध मिला, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों ने अभी अभी समविभव पृष्ठ पढ़ा, तो 2 अलग अलग सतहें होती है, ठीक है, तो 2 अलग अलग सतह अगर होंगी, ठीक है, तो यहां पर मान लो कि पहली सतह का विभव जो है वो क्या होगा, V1 होगा, हर बिंदु पर समान। दूसरी सतह का विभव क्या होगा, V2 होगा, हर बिंदु पर समान होगा, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि कोई बिंदु आवेश है, यहाँ पर आपके पहली सतह में कोई मान लो कि क्या है, बिंदु आवेश है। इस आवेश को यहाँ पर A बिंदु से इस दूसरे सतह के B बिंदु तक लाने के लिए अगर कार्य करना पड़ा तो यहाँ पर कार्य शून्य नहीं होता है, ठीक है। अगर एक सतह है तो इस सतह के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाने के लिए जो कार्य है, यहाँ पर का जो कार्य है वो क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर कार्य जो है वो शून्य नहीं होता है, ठीक है। तो जब शून्य नहीं होता है तो इस कॉन्सेप्ट को जो अभी अभी हम लोगों ने समविभव पृष्ठ में पढ़ा, तो इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध निकालेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग इन 2 तरीके से संबंध निकालेंगे, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो ये जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, तो सबसे पहले तो मैं इसके आधार पर आप लोगों को संबंध बता देती हूँ, रिलेशन बता देती हूँ ग्राफ के माध्यम से, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से। और यहाँ पर हम लोगों को संबंध मिलेगा सूत्र के माध्यम से, जहां पर विभव प्रवणता एक नई भौतिक राशि हम लोगों को मिलेगी। तो चलो 1 बाय 1 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। गाइस, अभी तक की जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को समझाई है, सब कुछ क्लियर है, यस या नो, इजी है। हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक जितना भी हम लोगों ने लास्ट 25 to 27 मिनट में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव पढ़ा है, जो कि हमारे पिछले क्लास में जो हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव पढ़ा था उस पर आधारित था पूरा। और लगभग जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल के बारे में जो हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत जो लागू किया था उससे रिलेटेड था। उसके बाद हम लोगों ने समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ा, जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के जैसा ही टॉपिक था पर थोड़ा अलग था। वहां पे पूरी सारी चीजें अलग है, सारी चीजें आप लोगों को मैंने नोट डाउन करवा दी है, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। देन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों भौतिक राशियों के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पूरी पढ़ ली है, ठीक है। जो मेन चीजें थी वो हम लोगों ने पूरी पढ़ ली है। अब हम लोग इनके बीच में रिलेशन देखेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इनके बीच का रिलेशन, ठीक है। सो सबसे पहले ये तो बने रहने दो आप समझने के लिए बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हो। ये वाला हिस्सा है, ये वाले हिस्से में मैं आपको इस रिलेशन के कारण जो है इनके बीच का ग्राफ समझा देती हूँ। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ जाओगे
तो मतलब इस तरह के जितने भी ग्राफ्स होते हैं उनको समझना इंपॉर्टेंट ही है, समझ लेना चाहिए, क्योंकि मतलब आगे भी आप लोगों को इसी तरीके से बहुत सारे ग्राफ वगैरह बनाने होते हैं और कई क्वेश्चंस जो है ग्राफ से रिलेटेड भी आप लोगों को नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरल भी होते हैं, दिमाग लगाना होता है बस, और कुछ भी नहीं करना होता है। ई या वी, क्या है ये? ई या वी, और यहाँ पे क्या होगी? ये जो होगी आर, मतलब कि दूरी। ठीक है, ये हो गया। अब ये देख लो कि हमारे पास जो हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र का जो हम लोगों ने सूत्र निकाला था, तो वहां पर हम लोगों को रिलेशन क्या मिला था कि विद्युत क्षेत्र जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और विभव के केस में दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब अगर हम लोगों को मान लो कि इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना हुआ, ठीक है, ग्राफ अगर हम लोगों को क्या करना हुआ? ड्रॉ करना हुआ, तो इतना तो समझ जाओ कि ये आप लोगों का पैराबोला ही बनेगा। क्या बनेगा? आप लोगों का पैराबोला ही बनेगा। पर क्योंकि एक भौतिक राशि जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और एक जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है सिंपली। ठीक है, तो दोनों के केस में क्या होगा कि जो ये आप लोगों का विद्युत क्षेत्र वाला है, ठीक है, ये जो विद्युत क्षेत्र वाला है ये थोड़ा सा मतलब बिल्कुल इस तरीके से क्या बनेगा? ये इस तरीके से गहरा बनेगा। ये जो है, एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूं। यहां पर इस तरीके से ये बनेगा, ये गहरा। ठीक है, कैसा बनेगा? ये गहरा बनेगा। क्यों गहरा बन रहा है? क्योंकि ये है आप लोगों का विद्युत क्षेत्र के लिए ग्राफ, और ये विद्युत क्षेत्र के केस में क्या है? ये समानुपाती है 1/r के वर्ग के। ठीक है, दूरी के वर्ग के समानुपाती है। तो अगर आप लोग क्या करोगे? किसी भी चीज का वर्ग करोगे, ठीक है, किसी भी चीज का वर्ग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका मान क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? विद्युत विभव के लिए बनाएंगे। तो कोई बना के बता सकता है क्या जल्दी से मेरे को कॉपी में? कैसा बनेगा? यहाँ पे आप लोगों का विभव का जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये वाला ग्राफ। ये है आप लोगों का किसका? ये पिंक कलर का जो मैंने बनाया है ये है विभव के केस में। ठीक है, ये सॉरी, ये केवल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है आप लोगों का। ठीक है, और इसके ही आधार पर मतलब इन दोनों के, इस दोनों के रिलेशन से ही आप लोगों को ये भी रिलेशन देखने को मिलता है। क्या रिलेशन देखने को मिलता है? कि अगर हम लोग ई और वी का मतलब एक दूसरे से रिलेट करके सूत्र लिखे तो क्या हो जाएगा? जैसे कि ये ई समानुपाती है यहाँ पर 1/r के वर्ग के। अगर मैं इसको ये समीकरण 1 को 2 से क्या कर दूं? भाग दे दूं, तो ये हो जाएगा वी, ये क्या हो जाएगा? 1/r। ये r और r कैंसल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये चल देगा इधर, और एक आर यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v/r। इसका मतलब आप लोगों को यहाँ से विद्युत क्षेत्र बराबर क्या मिल जाएगा? v/r। ठीक है, ये जो v/r मिला है, तो दूरी को आप लोग क्या करते हो? दूरी को कभी कभी आप लोग l भी लेते हो। ठीक है, तो आगे के टॉपिक्स पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज काम आएगी। दूरी अगर L है तो विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत विभव बटे L। ठीक है, तो ये सूत्र आप लोगों को आगे काम आएगा। ये 2 टॉपिक्स पढ़ने के बाद ये रिलेशन हम लोगों को मिला है, तो इसको बिल्कुल आप लोगों को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। ये रिलेशन आप लोगों को आगे काम आएगा बिल्कुल। इन रिलेशन से ये ग्राफ मिला और ये वाला हिस्सा भी हम लोगों को यहाँ पर मिला। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। ये समविभव पृष्ठ के सतह के अनुसार जो हम लोगों को विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक सतह ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरी सतह भी ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा सतह मैं जो है यहाँ पर दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये तो 2 सतह मैंने यहाँ पर बना दी। ठीक है, जो पिंक वाली सतह है और वो जो ग्रीन वाली सतह है, यहाँ पर दोनों ही सतह के लिए जो हमारा विभव का मान होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग होगा। जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पर विभव का मान क्या है? इस ग्रीन वाले के लिए v है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी? इस ग्रीन वाले से कोई बिंदु आवेश को क्या करूंगी? यहाँ पर कोई बिंदु आवेश क्या है मेरे पास? q है ना, a बिंदु पर रखा हुआ है। तो इसको मैं क्या करूंगी? a बिंदु से लेकर के इस दूसरे वाली सतह पर लेकर के जाऊंगी, किसी b बिंदु पर लेके जाऊंगी। तो यहाँ पर मुझे क्या होगा? a बिंदु से b बिंदु पर लेकर के जाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या आएगा?
आएगा, कुछ ना कुछ विभव में अंतर भी आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के जाने में क्या होगा, कुछ ना कुछ विभव में अंतर भी आएगा। तो यहाँ पे मान लो कि विभव में अंतर जो आ रहा है वो v प्लस डेल्टा v हो जा रहा है, मतलब कि जो पहले हमारा विभव था ग्रीन वाले पृष्ठ पर उससे थोड़ा ज्यादा, है ना। मान लो कि जैसे वहां पर विभव आपका 5 वोल्ट था, तो दूसरे पृष्ठ में मान लो कि आपका क्या है 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या है स्मॉल डिफरेंस है, स्मॉल चेंज है, ठीक है। तो इस स्मॉल चेंज को मैंने डेल्टा v से प्रदर्शित किया है। तो मैं क्या करूंगी, इस 5 वोल्ट में अगर मैं क्या करूंगी, छोटी सी राशि को जो है जोड़ दूंगी, तो क्या हो जाएगा, इसका विभव v प्लस डेल्टा v हो जाएगा। बस यही लिखा हुआ है, ठीक है। आप v1 और v2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप लोगों को रिलेशन निकालना है। तो क्या डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस निकालने के लिए इस डेल्टा v की आप लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया, अब यहां तक के लेकर के गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर दूसरी दूरी पर लेकर के गए, तो यहां पर हमको करना क्या है, यहां पर हमको जो है हाँ कार्य निकालना है, ठीक है। तो कार्य के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कार्य के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जब हम लोग लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर विभवांतर अगर VA और VB है, तो इनका जो विभवांतर है वो क्या होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। A से B तक के लेकर के जाने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। अगर एकांक आवेश हो तो, अगर एकांक आवेश ना हो तो उस आवेश के परिमाण का हम लोग क्या करते हैं, किए गए कार्य से जो है भाग दे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोगों को सेम इसी तरीके से अगर विभवांतर निकालना है, तो यहाँ पर इस केस में हमारा विभवांतर क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v माइनस v, ठीक है, v प्लस डेल्टा v माइनस v। और यहाँ पे जो इनके लिए जो किया गया कार्य है उसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर किया गया कार्य जो है उसको आप लोग W लिख लो, सिंपली W लिख लो A से B तक के लेके जाने के लिए। और यहाँ पर जो आवेश है, मान लो कि ये क्या है आप लोगों का Q0 है, आवेश जो है वो Q0 है, एक टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है। हर जगह हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण आवेश लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या करना होता है, मतलब ट्राई करके देखते हैं, वहां पे हम लोग सारा कैलकुलेशंस करके देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो v है और ये जो है वो कट जाएगा, और यहाँ पर जो हम लोगों का विभवांतर है, ठीक है, वो विभवांतर क्या हो जाएगा, हम लोगों का डेल्टा v हो जाएगा, मतलब कि जो स्मॉल चेंज हमारा हो रहा है वो, ठीक। अब यहाँ पर जो किया गया कार्य है, ठीक है, क्या WAB, मतलब A से B तक के लेकर के जाने के लिए किया गया कार्य है। तो कार्य निकालने के लिए मैंने आप लोगों को इसके पहले वाली क्लास में बताया था बल गुणा विस्थापन के बारे में। किसके बारे में बताया था, बल गुणा विस्थापन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि छोटा सा कार्य हो रहा है ना, छोटा सा कार्य हो रहा है, क्योंकि विभवांतर में छोटा सा ही चेंज हो रहा है। तो मान लो कि यहाँ से A से B की जो दूरी है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, dx मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, dx, मतलब कि यहाँ पर जो विस्थापन है उसको स्मॉल चेंज, थोड़ा सा विस्थापन dx मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को कार्य निकालना है तो बल गुणा विस्थापन करना पड़ेगा, ठीक है। कार्य निकालना है तो बल गुणा विस्थापन, क्योंकि यहाँ पर कार्य कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, मतलब A से B तक के ले जाने के लिए कुछ ना कुछ क्या लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, ध्यान से, क्योंकि ये आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर देखोगे तो एकदम डायरेक्टली आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर जब मतलब कि इसके लिए जब पढ़ा था, है ना, तो इसके लिए जब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, या फिर आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है, जब 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, यहाँ पर देखो, ये अगर आप लोगों को 11th का याद नहीं रहेगा ना तो आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे, बुक में इतना डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। अगर बल जो है थीटा के कोण पर लग रहा है और ये विस्थापन आप लोगों का क्या है, ये विस्थापन आप लोगों का dx है, तो यहाँ से अगर आप लोग कार्य का सूत्र लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये f dx cos थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, f dx cos थीटा हो जाएगा। थीटा ये वाला कोण है जिस दिशा में जो है थीटा कोण पर बल लग रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर A से B तक के ले जाने के लिए अगर हम लोगों को क्या निकालना हो, अगर हम लोगों को कार्य निकालना हो, ठीक है, तो ये कार्य जो है, ये जो है बिल्कुल हमारा 180 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये आवेश है, ठीक है, यहाँ पर ये आवेश है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि इसको बिल्कुल हम लोग यहाँ से यहाँ तक के लेके जा रहे हैं, मतलब एक सीधी लाइन में लेकर के जा रहे हैं, पूरे हम लोग क्या कर रहे हैं 180 के कोण पर के लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कार्य लिख देती हूँ आप लोगों का डायरेक्टली, ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, f dx cos 180, ठीक है। अब cos 180 का मान होता है क्या, -1 होता है, ठीक है। तो यहां से ये आप लोगों का क्या हो जाएगा,
माइनस एफ डी एक्स, ठीक है, माइनस एफ डी एक्स। और विद्युत आवेश के केस में हम लोगों ने बल क्या पढ़ा है, विद्युत आवेश के केस में हम लोगों ने बल बराबर पढ़ा है क्यू ई, ठीक है, पिछले चैप्टर में आप लोगों को मैंने बताया था बल बराबर क्यू ई। तो इस बल का मान को हम लोग रख देते हैं, यहाँ पे हम क्यू नॉट ई लेंगे क्योंकि हम लोग परीक्षण आवेश लिए हुए हैं। ये हो जाएगा क्यू नॉट ई और ये हो गया क्या, डी एक्स हो गया। ये आप लोगों का क्या हो गया, ए से बी तक के किया, ए से बी बिंदु तक ले जाने में, एक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हो गया, ठीक है। अब इस मान को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पुट कर देंगे, अगर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो रख के देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई और ये हो जाएगा क्या, डी एक्स बटे क्यू नॉट। तो यहां से क्या होगा, क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, माइनस ई डी एक्स, ठीक है। डेल एक्स या डी एक्स कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये डेल एक्स या डी एक्स मतलब कि जब भी हम लोग इस तरीके से डेल डी या डेल्टा लिखते हैं, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखो चाहे डी एक्स लिखो, एक ही मतलब है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डी एक्स लिख दिया था, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डी एक्स ही लिख लेते हैं, ठीक है, डी एक्स ही लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, अब यहाँ पर आप लोगों को किसका मान मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को ई का मान मिल जाएगा, ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डी एक्स, ठीक है। ये जो नई भौतिक राशि आप लोगों को यहाँ पर मिली है, ये इसका नाम है क्या, विभव प्रवणता। इसका नाम क्या है, विभव प्रवणता, ठीक है। इसकी परिभाषा भी आपको नोट करवा दूंगी। यहाँ पर जो विभव प्रवणता है वो बिल्कुल आपके जो विभवांतर में जो मतलब कि विभव में जो स्मॉल चेंज हो रहा है, मतलब कि जो विभवांतर है और जितनी छोटी सी जो दूरी तय कर रहा है उसका अनुपात ही है। और ये ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि ये जो विभव प्रवणता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हम लोगों को विभव प्रवणता मिल रहा है, ठीक है, तो इसकी दिशा इस ऋण चिन्ह के कारण उल्टी होगी। मतलब कि ये जो है वो निम्न से लेकर के किस तरफ होगी, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ होगी। इसीलिए जो है इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है। तो ये मैंने आप लोगों को विभव प्रवणता के बारे में बता दिया, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध बता दिया, बस इतना ही संबंध था, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप लोगों को ये विभव मतलब कि यहाँ पर ये v कैलकुलेट करना हो, ठीक है, ये क्या मतलब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को क्या करना हो, ये v कैलकुलेट करना हो तो क्या कर सकते हो, आप इसको इधर लेकर के जा सकते हो, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारे पास था डेल्टा v बराबर माइनस ई डी एक्स, यही था हमारे पास। अगर हमको क्या करना हुआ, विभव कैलकुलेट करना हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग समाकलन कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में समाकलन हो जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, विभव का मान हो जाएगा। और ये जो विभव प्रवणता जो होती है ये कैसी राशि होती है, ये आप लोगों की सदिश राशि होती है। छोटी छोटी जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया है, सुन सुन के आप लोगों को बिल्कुल नोट करते जाना है। ये कैसी राशि होती है, आप लोगों की सदिश राशि होती है। चलो मैं साइड हो जाती हूँ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से क्विकली। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब जल्दी से हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। ये है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ये आप लोगों ने ये टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के बारे में जो है विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में भी पढ़ा है। विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बिल्कुल याद दिला देती हूँ। समान परिमाण के विपरीत आवेश, है ना, समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत ही क्या हो, न्यूनतम दूरी पर हो, वो न्यूनतम दूरी हम लोग क्या लेते हैं, 2a लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या कहलाते हैं आप लोगों का, द्विध्रुव आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आप लोगों का क्या कहलाता है, ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इनके बीच का अगर हम लोगों को आघूर्ण कैलकुलेट करना हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग इस तरीके से p अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जो कि इन आवेश के परिमाण और इनकी बीच की दूरी के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो हम लोगों को
ये विद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम लोगों को विभव कैलकुलेट करना होता है तो वहां पे ये आप लोगों का काम आता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। तो जब भी हम लोगों को इस तरीके से विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव या विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना हो, दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या होता है, एक अक्षीय और निरक्षीय स्थिति होता है। ठीक है, क्या होता है, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। मतलब कि ये मान लो कि आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का मान लो विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इनके बीच की जो है स्मॉल दूरी है। तो अक्षीय स्थिति का मतलब जैसे कि ये आप लोगों का क्या है, एक्स अक्ष है, ये वाला हिस्सा आप लोगों का क्या है, वाई अक्ष है। तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होगा, जब हम लोगों को एक्स अक्ष के किसी बिंदु पर, एक्स अक्ष के किसी बिंदु पर इन दोनों द्विध्रुव, मतलब कि ये दो द्विध्रुव तो नहीं है, एक ही द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव में हमारे पास दो समान परिमाण के विपरीत आवेश है। तो इन दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों के कारण जब हम लोगों को इनके अक्ष के किसी बिंदु पर अगर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव कैलकुलेट करना हो तो वो अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, विद्युत विभव आज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इस अक्षीय स्थिति के लिए हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, विद्युत विभव। इसको जो है एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं, तो इसको इसलिए हम लोग VA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की अक्षीय स्थिति कहलाएगी। अब अगर हम लोगों को मान लो क्या करना हो कि इस द्विध्रुव के कारण मतलब कि दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों के कारण अगर हम लोगों के इसके निरक्ष पर मतलब कि यहाँ पर जो हम लोगों का y अक्ष है, इस y अक्ष के किसी भी बिंदु पर अगर हम लोगों को क्या करना हो, इन दो बिंदु आवेशों के कारण हम लोगों को विभव कैलकुलेट करना हो। ठीक है, तो ये विभव हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी, इसको बोलते हैं VE। ठीक है, VE बोलते हैं इसको। ये तो हो गया आप लोगों का क्या, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। और मान लो कि अगर क्या हुआ, मान लो कि अगर अक्ष में भी ना हुआ, निरक्ष में भी ना हुआ, बीच के किसी बिंदु पर हुआ, अक्ष में भी ना हुआ, निरक्ष में भी ना हुआ, बीच के किसी बिंदु पर हुआ। ठीक है, तो अगर अब हम लोगों को इन दो द्विध्रुवों के कारण इस P बिंदु पर अगर कैलकुलेट करना हुआ विभव, ठीक है, VP लिख देती हूँ, इस P बिंदु पर अगर विभव कैलकुलेट करना हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, कोई सोच सकता है? अक्षीय और निरक्षीय तो मैं बता दूंगी, सिमिलर काइंड है, ऑलरेडी हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा भी हुआ है, तो बहुत क्विकली हम लोग उसको कर लेंगे, हम लोग 10 मिनट्स में उसको कर लेंगे। ठीक है, बट जब हम लोग इस जनरल पॉइंट पर अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हुआ विद्युत विभव तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो होता है हम लोगों का केंद्र होता है, ये केंद्र जो होता है द्विध्रुव के बीच का केंद्र होता है, और सारी दूरियां जो होती है केंद्र से r दूरी पर हम लेते हैं जनरली। दूरी आप कुछ भी ले सकते हो, r ले सकते हो, x ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग पुस्तकों में आप लोगों को अलग अलग मिलेगा, पर मैं हमेशा r दूरी ही लेती हूं। ठीक है, तो P बिंदु से मान लो कि r दूरी पर है, केंद्र से r दूरी पर है ये P बिंदु। अब इस पर हम लोगों को इस द्विध्रुव के कारण अगर विभव कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो अगर आप लोगों को यहाँ पर ज्यामिति दी हुई अगर मतलब क्या है इसका मतलब, यहाँ अगर आप लोगों को r का मान दिया हो, अगर आप लोगों को ज्यामिति पता हो कि कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ पे x अक्ष से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है और इस y अक्ष से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, अगर ये ज्यामिति आप लोगों को गिवन होगी, ठीक है, तो आप लोग सिंपली जो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव पढ़े हो ना, तो आवेशों के निकाय के कारण, जैसे ये आप लोगों का धनात्मक आवेश के कारण विभव, ये ऋणात्मक आवेश के कारण विभव, इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ोगे तो उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए होगी, ये वाली दूरी चाहिए होगी। कौन सी वाली दूरी? ये वाली दूरी चाहिए होगी, ये दूरी और ये दूरी। ठीक है, तो अगर ये आप लोगों को येलो कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है, ये R1 और R2, ये वाली अगर दूरियां अगर आप लोगों को पता हो तो सिंपली आप लोग आवेशों के निकाय के कारण इस धनात्मक आवेश के कारण विभव और इस ऋणात्मक आवेश के कारण विभव निकाल करके सिंपली आप लोग ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप लोगों को ज्यामिति दी हो तो। ठीक है, यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप लोगों को क्या दी हो, ज्यामिति दी हो, मतलब कि अगर आप लोगों को मतलब पूरा दिया हो कितने सेंटीमीटर पर है, क्या है, इस निरक्षीय स्थिति पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। पर नॉर्मली जब आप लोगों को नहीं पता है, दूरियां नहीं पता है, तो उसके लिए हम लोग जो है जनरल पॉइंट के केस में हम लोग सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो वो सूत्र से आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक, तो चलो 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति के लिए देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए, देन हम लोग देखेंगे किसके लिए, जनरल पॉइंट के लिए, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो अब हम लोगों को
अगर अक्षीय स्थिति के लिए क्या पढ़ना है, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम लोगों को विभव ज्ञात करना है, तो आप लोगों ने जैसा कि विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था सेम वैसे ही फटाफट से डायग्राम बनाते जाओ। अभी अभी मैंने जैसे आप लोगों को समझाया है, क्या बताया कि इस तरीके से आप लोगों के पास द्विध्रुव होंगे जो समान परिमाण के, परंतु क्या होंगे, विपरीत आवेश, जो एक दूसरे से क्या होंगे, बहुत ही न्यूनतम दूरी पर होंगे, जिनके बीच में क्या होगा, एक केंद्र बिंदु O होगा, और केंद्र से जो प्रत्येक आवेश की जो दूरी है वो क्या होगी, A होगी। जो भी मैं बोल रही हूँ उसको थ्योरी के रूप में आप लोगों को, अगर आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम में आता है तो वहां पर सारी थ्योरी आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। अभी सुनते जाओ, सुन के लिखते जाना, बुक पढ़ने की आदत डालो, सेल्फ स्टडी करने की आदत डालोगे, बुक पढ़ोगे तभी आप लोग जो है उसको अच्छे से लिख पाओगे, ध्यान से सुनोगे तभी आप लोग अच्छे से लिख पाओगे। जितने बार भी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, फिर भी अगर आप लोग ये क्लास देख रहे हैं तो वापस से आप लोगों को क्या करना है, इसको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। और अक्षीय स्थिति के केस में अगर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हम लोगों को विभव निकालना है, तो जो हम लोग जो बिंदु लेंगे वो बिंदु हम लोग कहाँ लेंगे, एक्स अक्ष पे हम लोग बिंदु लेंगे, कोई बिंदु P लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, P लेते हैं। इस P बिंदु पर अगर हम लोगों को क्या करना है, इस P बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण अगर हम लोगों को विभव ज्ञात करना है, ठीक है, तो P बिंदु पर जो हमारा कुल विभव होगा वो क्या होगा, इस धनात्मक आवेश के कारण जो विभव है और उस जो ऋणात्मक आवेश के कारण जो विभव है, इन दोनों का अदिश योग होगा। क्या होगा, इन दोनों का अदिश योग होगा। अब अगर हम लोगों को क्या चाहिए, इस धनात्मक आवेश के कारण अगर हम लोगों को इस P बिंदु पर विभव चाहिए, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना होगा, धनात्मक आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बटे यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए होगी, इस धनात्मक आवेश से दूरी चाहिए होगी। चलो तो जल्दी देखते हैं कि इस धनात्मक आवेश से दूरी होगी क्या। जब भी हम लोग इस केंद्र बिंदु से कोई P बिंदु अक्ष पर लेते हैं तो हमेशा इसको जनरली हम लोग R कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, R कंसिडर करते हैं। किसी किसी बुक में L कंसिडर किया होता है, किसी बुक में X कंसिडर किया होता है, मैं जनरली R कंसिडर करती हूँ, आप जो चाहो वो कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैं धनात्मक आवेश के कारण इस P बिंदु पर विभव लिख रही हूँ, तो मेरे को इस धनात्मक आवेश से दूरी चाहिए इस P बिंदु की। तो ये धनात्मक आवेश से दूरी निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि अगर हम इस केंद्र से इस धनात्मक आवेश की ये वाली जो हमारी दूरी है, इसको क्या करें, इस R से माइनस कर दे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगी, इस धनात्मक आवेश से इस P बिंदु की दूरी मिल जाएगी, जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R माइनस A। मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को धनात्मक आवेश के कारण विभव का जब सूत्र लिखना है तो दूरी की जगह हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, R माइनस A लिखना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को करना क्या होगा, सेम ऐसे ही हम लोगों को जब हम लोगों को इस ऋणात्मक आवेश के कारण विभव लिखना है, ठीक है, तो ऋणात्मक आवेश के कारण विभव लिखने के लिए आवेश का परिमाण तो वही हो जाएगा, परंतु जब हम लोगों को दूरी लिखनी होगी तो इस ऋणात्मक आवेश से इस P बिंदु की जो दूरी हो जाएगी वो इस R दूरी को और इस A दूरी को अगर हम जोड़ेंगे तो हम लोगों को दूरी मिल जाएगी क्या, R प्लस A। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस ऋणात्मक आवेश के कारण जब विद्युत विभव निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, R प्लस A लिख सकते हैं। पर ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पर जो आप लोगों का परिमाण है वो क्या है, समान परिमाण है परंतु विपरीत आवेश है, तो चिन्ह भी आप लोगों को यहाँ पर लेना होगा। ठीक है, तो जब आप लोग चिन्ह लोगे और इसको जोड़ोगे तो क्या हो गया, ये आप लोगों का समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अगर इस P बिंदु पर इन द्विध्रुव के कारण कुल विभव निकालना है तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को क्या जोड़ने पर, ठीक है, 1 और 2 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। हम लोगों को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, अक्षीय स्थिति में हम लोगों को P बिंदु पर कुल विभव निकल जाएगा। तो इस तरीके से होगा आप लोगों का। अब इसका वैल्यू रख देंगे जो भी हम लोगों को समीकरण 1 और 2 से मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, क्या था, R माइनस A। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q R प्लस A। ठीक है, तो माइनस क्यों हुआ यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर चिन्ह सहित लिया था। तो P बिंदु पर जो विभव है वो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है, तो कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। अब इस ब्रैकेट को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, बीज गणित से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे आप लोगों का आ जाएगा R का वर्ग माइनस A का वर्ग, तो बिल्कुल बीज गणित से आया है आप लोगों का, A प्लस बी, A माइनस बी के सूत्र से। और यहाँ पे क्या हो गया, R प्लस A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस R माइनस A।
ठीक है। तो जब ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस ए हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं साइड में लिख देती हूं यहां पे, ये क्या हो जाएगा, वी पी बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए बटे आर का वर्ग माइनस ए का वर्ग। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आर और आर कैंसल हो जाएगा, ये आप लोगों का आ जाएगा 2AQ बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है आर का वर्ग और माइनस ए का वर्ग, ठीक है, आर का वर्ग माइनस ए का वर्ग, तो याद करो आप लोगों ने जब विद्युत क्षेत्र का केस पढ़ा था तो वहां पर भी आप लोगों ने क्या किया था, वहां पर भी आप लोगों ने इस ए स्क्वायर को क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था, मतलब कि जीरो मान लिया था। तो हम लोग इसको जीरो क्यों मान लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा द्विध्रुव है, इनके जो बीच की जो दूरी होती है ना, रियल में बहुत ज्यादा छोटी होती है, रियल में क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो जो ये ए का मान होता है ना, इस ए का मान होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और किसी भी छोटी राशि का अगर हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, और छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस ए स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और नेग्लेक्ट करने की वजह से यहाँ पर हमारा जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नीचे में आ जाएगा क्या, आर स्क्वायर, ये आ जाएगा पी बिंदु पर कुल विभव विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2AQ है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, तो बिल्कुल ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही है, मान रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, कुल विभव पी बिंदु पर कुल विभव बराबर P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R का वर्ग। तो ये आप लोगों का फाइनल सूत्र आ गया, किसके लिए, फाइनल सूत्र आ गया आप लोगों का द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में इस P बिंदु पर विभव। ठीक है, अक्षीय स्थिति में इस P बिंदु पर विभव के लिए क्या आया हमारा सूत्र, VP बराबर P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का वर्ग। ठीक है। और इसी अक्षीय स्थिति के लिए जब हम लोगों ने क्या किया था, विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया था, तो विद्युत क्षेत्र के केस में हम लोगों को ये जो सूत्र मिला था, ठीक है, वो क्या मिला था, विद्युत क्षेत्र के केस में हम लोगों को 2P अपॉन क्या मिला था, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब मिला था। ठीक है। सो यहाँ पर जो हम लोगों को विभव के लिए रिलेशन मिला दूरी के साथ, वो मिला हम लोगों को क्या, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जबकि हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के केस में यही रिलेशन क्या प्राप्त किया था, ये रिलेशन हम लोगों ने प्राप्त किया था R का क्यूब के व्युत्क्रम के समानुपाती। ठीक है। तो ये अंतर था। और यहाँ पर दोनों ही राशियां क्या है, दोनों ही राशियां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती है। तो बिल्कुल कंपैरिजन करते हुए पढ़ना है ताकि आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट याद रखे। अब हमको क्या करना है, निरक्षीय स्थिति के लिए देखना है। निरक्षीय स्थिति के केस में क्या है, सिंपली सेम वही द्विध्रुव आघूर्ण जो एक दूसरे से क्या है, बहुत ही न्यूनतम दूरी पर है, और इनके बीच जो है वो मतलब कि केंद्र जो है वो क्या है, O है, इनकी जो दूरी है वो क्या है, बहुत ही न्यूनतम है, समान परिमाण के, परंतु क्या है, विपरीत आवेश है। ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में इस तरीके से केंद्र से ये दूरी में लेती हूँ R, और ये जो हमारा बिंदु है वो क्या है, ये P बिंदु है। अब इस P बिंदु पर हम लोगों को क्या करना है, इस P बिंदु पर हम लोगों को विभव ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये दूरी R1 और ये दूरी क्या होगी, R2। पर आप लोग देख सकते हो कि दोनों ही दूरियां क्या होंगी, समान होंगी, दोनों ही दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है। तो अब अगर हम लोगों को इस P बिंदु पर अगर कुल विभव चाहिए तो सेम वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले किया, इस धनात्मक आवेश के कारण P बिंदु पर विभव और इस ऋणात्मक आवेश के कारण इस P बिंदु पर विभव, इनको क्या करेंगे हम लोग, इनको क्या करेंगे, अदिश योग कर देंगे। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, P बिंदु पर कुल विभव मिल जाएगा। ठीक है, P बिंदु पर कुल विभव मिल जाएगा। अब जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, इस धनात्मक आवेश के कारण इस P बिंदु पर विभव के लिए अगर हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, Q बटे R1। ठीक है। और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश के कारण जब सूत्र लिखेंगे तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे R2। ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ये विभव का केस है तो इसमें केवल R1 और R2 है, वर्ग तो है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेट किए थे तो वहाँ पे वर्ग होता था, तो कैलकुलेशन हमारा टफ हो गया था, वहाँ पे हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया था। ठीक है। यहाँ पे सिंपली ये जो आपका R1 और R2 है, ये क्या है, R1 बराबर क्या है, R2 है, एक दूसरे के बराबर है ये जो दूरियां हैं। ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इनका दोनों का क्या करेंगे, अदिश योग करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत
से अदिश योग करेंगे तो होगा क्या, P बिंदु पर हम लोगों को कुल विभव प्राप्त होगा, और P बिंदु पर जब कुल विभव प्राप्त होगा तो चलो करके देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है Q/R1, ठीक है, Q/R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है Q/R2, ठीक है, Q/R2, क्योंकि R1 और R2 बराबर है ना, क्योंकि R1 और R2 बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और यहाँ पर हम लोगों को निरक्षीय स्थिति में जो P बिंदु पर विभव है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, हम लोगों को शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में हम लोगों को विभव कैलकुलेट करना है तो विभव हमारा क्या होगा, शून्य होगा। पर अगर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या मिला था, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हम लोगों को निरक्षीय स्थिति में P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, इस तरीके से हम लोगों को क्या मिला था, फॉर्मूला मिला था निरक्षीय स्थिति के लिए। और यहाँ पर हम लोगों को विभव का क्या मिला, विभव का मान हम लोगों को शून्य नहीं मिला, शून्य ही मिला, और ये आपका कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो कंक्लूजन यहाँ पे फटाफट से लिख लो कि निरक्षीय स्थिति के लिए द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, और विद्युत क्षेत्र जो है बिल्कुल उपस्थित रहेगा, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिख सकती हूँ विद्युत क्षेत्र विभव का मान शून्य होगा और विद्युत क्षेत्र का मान जो है शून्य नहीं होगा। ठीक है, ये जो साइन है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र का मान शून्य कभी भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा, परंतु जो विद्युत विभव का मान है वो क्या होगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने अक्षीय स्थिति के लिए और निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात कर लिया, अक्षीय स्थिति के लिए ज्ञात कर लिया है ना, और किसके लिए ज्ञात कर लिया, यहाँ पर निरक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए और निरक्षीय। अब हम लोगों को क्या देखना है, इस जनरल पॉइंट के केस में देखना है। ठीक है, तो ये जनरल पॉइंट का केस थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को ये जो R1 और R2 दूरी निकालनी होगी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। चलो फटाफट से कवर कर लेते हैं उसको, हम लोग जल्दी से क्विकली कवर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जनरल पॉइंट के केस में लिख लो, सबसे पहले हेडिंग डाल लो यहाँ पे। ठीक है, जनरल पॉइंट के केस में, जनरल पॉइंट के लिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव लिख देती हूं मैं। जनरल पॉइंट के लिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो सबसे पहले फटाफट डायग्राम बना लो। -q + q, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2a, केंद्र O है। अब इस केंद्र से हम लोग क्या करते हैं, केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं, जनरल पॉइंट। ठीक है, और धनात्मक आवेश से इसकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, r1, और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश से जो दूरी है, धनात्मक आवेश से जो इसकी P बिंदु की दूरी है वो हम लोगों ने ले ली R1, और ऋणात्मक आवेश से जो P बिंदु की दूरी है इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, R2 ले लिया, और केंद्र से इस P बिंदु की दूरी क्या होगी, R होगी। ठीक है, केंद्र से P बिंदु की दूरी R होगी। अब हम लोगों को करना क्या है, इस P बिंदु पर विभव निकालना है। तो क्या करना होगा, धनात्मक आवेश के कारण विभव और ऋणात्मक आवेश के कारण विभव को क्या करना पड़ेगा, अदिश योग करना पड़ेगा। पर यहाँ पर जब हम लोग अदिश योग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को R1 दूरी और R2 दूरी निकालनी ज़्यादा ज़रूरी है, R1 दूरी और R2 दूरी निकालनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस R1 और R2 दूरी को निकालने के लिए हम लोगों को ज्यामिति का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, हम लोगों को ज्यामिति का इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको P बिंदु माना है, ठीक है, इसको क्या करा है, हम लोगों ने P बिंदु माना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग कर लेते हैं A, हम लोग धनात्मक आवेश की बिंदु को A मान लेते हैं, ऋणात्मक आवेश की बिंदु को क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। ठीक है, अब ये R1 और R2 दूरी हमें ज्ञात कैसे होगी, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, करना क्या है कि ये वाला जो केंद्र से जो दूरी है ना R, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। बिल्कुल मैं ये ग्रीन कलर से लाइन खींच रही हूँ। ठीक है, आगे एक्सटेंड करेंगे।
ज्यामिति है, थोड़ा ध्यान से देखना। R1 और R2 दूरी को हम लोग निकाल कैसे रहे हैं। आगे हम लोगों ने इस केंद्र से जो दूरी है उसको एक्सटेंड किया और क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो B बिंदु है, ठीक है, ये वाला क्या है आप लोगों का B बिंदु है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन पर लंबवत रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, लंबवत रेखा खींचेंगे। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, ये लंबवत रेखा खींचते हैं तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है और ये जो आपके पिंक कलर की लाइन है, ये R दूरी है। ठीक है, और ये जो आप लोगों का क्या है, ये R2 है। ये लंबवत हम लोगों ने क्या किया, ये लंबवत हम लोगों ने लाइन खींची। बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, कलर डिफरेंस करके मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर डिफरेंस पता चल पाए। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये R1 दूरी और ये दूरी, ये भी क्या होगी, R1 दूरी के बराबर ही होगी। और ये R1 दूरी हम लोगों को ग्रीन और पिंक कलर की लाइन को मिलाने से बन रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु मैं ले लेती हूँ। क्या बिंदु ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेती हूँ C। ठीक है, इसको मैं ले लेती हूँ क्या, C बिंदु। ठीक है, ये बिंदु हो गया क्या, C, ये बिंदु, और ये वाला जो बिंदु था ऑलरेडी पहले से O था, तो इसका मतलब R1 बराबर आप लोगों का क्या हो गया, R1 बराबर ये P बिंदु है, ये A बिंदु है। ठीक है, तो R1 बराबर AP है ना, R1 बराबर क्या है, ये सॉरी BP, सॉरी ये R2 बराबर ना, ये R2 वाले के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे R2 लिख लो। ठीक है, ये गलती से R1 लिखा गया है। R2 बराबर ये क्या हो गया आपका, ये B है, BP प्लस ये क्या होगा, OP। इतना समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने ऋणात्मक आवेश के लिए दूरी देख ली कि अगर हम लोगों को मान लो कि ये R2 दूरी निकालनी है, तो इस R2 दूरी को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि इस द्विध्रुव के केंद्र से जो इस P बिंदु की दूरी है R, ये वाली लाइन को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किए हैं। मैंने ग्रीन कलर से एक्सटेंड किया है। ठीक है, इस ग्रीन कलर की लाइन में ही हमने क्या किया है, ये जो B बिंदु मैंने लिया है, तो इसके लंबवत इस B बिंदु से मैंने इस R लाइन के, R वाली जो रेखा है, इसके R वाली रेखा के लंबवत एक लाइन खींच दी। ठीक है, यहां पर ये जो बिंदु है, कटान बिंदु, उसको मैंने क्या कर लिया, C मान लिया। ठीक है, तो यहां पर ये जो CP की दूरी है, ये CP की जो दूरी है वो क्या होगी, CP की जो दूरी है R2 दूरी के बराबर होगी। और ये जो CP दूरी है वो जो है आप लोगों की किसको मिलाने से बन रही है, यहां पर CO। ठीक है, ये दोनों, ये ग्रीन कलर और यहाँ पे जो O बिंदु है, तो ये और ये वाला हिस्सा, ठीक है, CO और OP को मिलाने से बन रहा है। ठीक है, अब सही लिखा है, बिल्कुल हाँ, अब सही लिखा है। इसी तरीके से हम लोगों को R1 की ज्यामिति निकालनी होगी। तो यहाँ पर R1 की ज्यामिति निकालने के लिए फिर से मैं यहाँ पर लंबवत रेखा खींचूंगी। तो इस बार जो लंबवत रेखा खींचूंगी वो लंबवत रेखा भी मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इस R वाला जो लाइन खींचा है ना, इसी के लंबवत लूंगी मैं। इसको मान लेती हूँ कि यहाँ पर जो कटान बिंदु है उसको D मान लेती हूँ। ठीक है, किसके लंबवत खींचा है मैंने, यहाँ पर जो हमारा R है ना, इसके लंबवत ही खींचा है, क्योंकि अगर हम लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट दूरी निकालनी है तो उसके लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेम यही प्रोसीजर करना पड़ेगा, ये सही सेम यही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग R1 दूरी देखोगे, ठीक है, R1 दूरी अगर देखोगे तो ये दूरी जो हो गई वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, जो हमारा OP है ना, जो हमारा क्या है यहाँ पे, ये केंद्र से लेकर के इस P बिंदु की दूरी है, इस OP को अगर क्या करोगे आप, माइनस करोगे किससे, OD से। ठीक है, मतलब इस छोटी दूरी से अगर आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो है वो बराबर हो जाएगी। कौन सी दूरी है ये, OD, ये तो OD लिखा हुआ है, कौन सी दूरी है वो, DP। ठीक है, ये ज्यामिति अगर आप लोग समझ गए ना तो सारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। ये वाला जो डायग्राम है, इस वाले डायग्राम के हिस्से को मैं बिल्कुल यहाँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर थोड़ा बच्चे लोग को यहाँ पर थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे जैसे कि ये आप लोगों का बिंदु आवेश है, 2 बिंदु आवेश, एक ऋण एक धन। ठीक है, ये इसके बीच की दूरी है, ये क्या है, इसके बीच की दूरी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो हम लोगों को यहाँ से केंद्र से ये दूरी मिल रही थी, ये वाली दूरी, इसको हम लोगों ने आगे एक्सटेंड कर दिया। आगे एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर मैंने जो है इस R के लंबवत, मतलब R वाली जो रेखा है इसके लंबवत, इस यहाँ से ये B है हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा A है, इसके लंबवत मैंने लाइन खींच दिया, इसको मैंने क्या मान लिया, C बिंदु मान लिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से मैंने क्या किया था, यहाँ पर जब मेरे को क्या करना था, यहाँ पर जब
इस ये वाला लाइन निकालना था कि ए के कारण निकालना था, तो इसको मैंने डी मान लिया। ठीक है, एक बार इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका क्या है, यहाँ पे R1 है, और ये क्या है, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, R2 है, और ये वाला हिस्सा आपका क्या है, R है। तो यहाँ पे अब हुआ क्या है, ध्यान से देखो इसको, ये जो R1 वाला हिस्सा है, ये वाला जो पिंक लाइन वाला हिस्सा है, इसके क्या हो गया, बराबर हो गया, हुआ कि नहीं। तो ये क्या है, P बिंदु, मतलब कि R1 वाला हिस्सा, मतलब कि AP बराबर क्या है आप लोगों का, AP बराबर है किसके, DP के। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का R1, और R2 में अगर हम लोग देखें तो R2 में क्या है, BP है, BP बराबर है किसके, CP के। ठीक है, BP बराबर है किसके, CP के। और जो अभी हम लोगों ने लंबवत रेखाएं खींच के यहाँ पर ज्यामितियां निकाली हैं, लंबवत रेखाएं खींच के जो ज्यामितियां निकाली हैं, तो उनके अनुसार यहाँ पर जो आप लोगों का R1 लिखाएगा, वो R1 क्या लिखाएगा, R1 है, वो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे ये आप लोगों का क्या है, O। तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, OP माइनस क्या हो जाएगा, DP। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, OP माइनस DP करने के बजाय हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है आप लोगों का D बिंदु है ना, तो ये क्या हो जाएगा, OD प्लस क्या हो जाएगा, OD प्लस DP। ठीक, अब इसी तरीके से R2 लिखोगे तो R2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 बराबर यहाँ हो जाएगा OC। ठीक है, ये वाला हिस्सा OC प्लस क्या हो जाएगा, OC प्लस OP। ठीक है, OC प्लस OP हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करनी है, यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों को ज्यामितियां निकालनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझते जाना, यहाँ पर ये जो हम लोगों ने ज्यामितियां निकाली, ठीक है, तो ये ज्यामितियों के लिए हम लोगों को ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके आपको दूसरे कलर से, हाँ ब्लू कलर से दिखा देती हूँ। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमारा ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पता है। क्या है हमारा, ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, A है कि नहीं, A के बराबर है। ये यही वाले हिस्से है ना, ये हिस्सा क्या है हमारा, A है, और इस साइड का भी हमारा क्या है, इस साइड का ये वाला हिस्सा क्या है हमारा, A है। इसको जूम आउट करके मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को एकदम क्लैरिटी से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये हेडिंग काट लो, ये हमारा हो चुका है, बिल्कुल स्पेस थोड़ा कम हो गया। ये हमारा द्विध्रुव है, इसको मैंने जूम करके ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको क्या किया मैंने, जूम करके ड्रॉ कर लिया। जूम जब किया मैंने, ये वाला बिंदु मैंने B लिया है, ये वाला मैंने क्या लिया है, A लिया है। ये हमारा क्या है, केंद्र बिंदु, ये दूरियां हमारी क्या है, A है, और ये क्या है, A है। और अभी हम लोगों को निकालना क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ वाली लाइन को एक्सटेंड करके इसके लंबवत लाइन खींचा था, है ना, यहाँ वाली लाइन को एक्सटेंड करके ये वाला बिंदु हम लोगों ने C माना था, और यहाँ वाली लाइन में हम लोगों ने इसके लंबवत खींचा था, इसको हम लोगों ने क्या माना था, D। ये वाला डायग्राम हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये वाला डायग्राम हम लोगों ने देखा। ये हम लोगों को पता है क्या, OA पता है हम लोगों को, और OA पता है, और क्या पता है हम लोगों को, OB पता है। ये क्या है, A के बराबर है। हमको चाहिए क्या है यहाँ पे, हमको यहाँ पे जो दूरियां चाहिए वो क्या क्या चाहिए हम लोगों को, OC चाहिए यहाँ पर, और क्या चाहिए, OD चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो ये मान लेते हैं कि ये वाला कोण क्या है, थीटा। तो एकांतर कोण से ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा कोण मान लेते हैं कि क्योंकि वहां पे अगर हम लोग लंबवत रेखा खींच रहे हैं तो हम लोगों के पास थीटा का मान भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ये निकालना है, OC और OD निकालना है। तो इसके लिए हम लोग अगर कॉस थीटा निकाले, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये वाला जो आप लोगों का हिस्सा है, ये क्या है आप लोगों का, आधार है। इस त्रिभुज के लिए, कौन से त्रिभुज के लिए, OBC त्रिभुज के लिए आधार क्या है, OBC त्रिभुज OBC में आधार क्या है आप लोगों का। देखो भाई, इसके लिए आप लोगों की ज्यामिति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा गणित मैं नहीं पढ़ाऊंगी, फिर भी ये हिस्सा मेरे को डायरेक्ट बता देना था, बट फिर भी मैं बता रही हूँ पूरा। ठीक, तो ध्यान से देखना, आधार बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, OC हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधार ही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसके अनुसार यहाँ पे इस त्रिभुज में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, OC बटे कर्ण क्या है, OB। ठीक है,
तो ओ बी आप लोगों को पता है क्या, ओ सी आप लोगों को निकालना है, ओ बी पता है क्या आप लोगों को ए, तो यहाँ से आप लोगों को ओ सी क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा। हाय राम, अब हल्का लगा है ना, हाय राम अब हल्का लगा। क्या कर रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, जब ए के फॉर्म में और कॉस थीटा के फॉर्म में आया तब कहीं जा करके हम लोगों को कुछ दिमाग में क्लियर हुआ कि ये सब हम लोग कर क्यों रहे थे। ये ए कॉस थीटा ये वाली दूरी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में निकालना है। तो ये वाला त्रिभुज कौन सा होगा, ये वाला त्रिभुज आप लोगों का, ये त्रिभुज होगा आप लोगों का, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, ओ ए डी, ठीक है, ओ ए डी। अब यहाँ पर थीटा कोण है, ठीक है, ये वाला हिस्सा आप लोगों को यहाँ पे निकालना है, ओ डी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये वाला हिस्सा भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से। और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि लंबवत रेखा खींची थी, मतलब कि ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ओ डी बटे ओ ए। तो ओ ए का मान हम लोगों को पता है, ओ डी का हम लोगों को ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का क्या आ जाएगा, ओ डी का मान आ जाएगा, ओ डी बराबर ए कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों चीजें हैं इनका मान हमारे पास क्या आ गया, ए कॉस थीटा, और इसका मान क्या आ गया, ए कॉस थीटा। क्लियर है, यहां तक के सभी को क्लियर है। अब बहुत इजी हो गया, यहां पर आप लोगों को क्या मिल गया, ओ सी और ओ डी का मान मिल गया, ठीक है। मतलब कि यहां पर जो आप लोगों को ये लिखना था, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो लिखना था इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। वहां पे जो मैंने लिखा है उसको आप लोग लिख लो, यहाँ पे क्या लिखोगे, ओ डी प्लस डी पी। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों का सिंपल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं हम लोग, R1 ये तो लिख लिया हम लोगों ने, R1 बराबर ओ डी प्लस डी पी, ठीक है, R2 बराबर ओ सी प्लस ओ पी। एक सेकेंड फिर से देख लेती हूं मैं, क्या किया था हम लोगों ने, यहाँ पे R1 बराबर क्या लिखा हम लोगों ने, DP, है ना, R1 बराबर DP प्लस OD, ठीक है। अब R2 बराबर हम लोगों ने क्या लिखा, ये OC। अच्छा, यहाँ पे तो माइनस आएगा ना, मतलब मैंने जो पहले लिखा था वही सही लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट कर लेना बिल्कुल। R1 बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, OP माइनस OD, ठीक है, R1 बराबर OP माइनस OD, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, OC प्लस OP, ठीक है। अब यहाँ पर जो OP है, OP बराबर क्या है हमारे पास, R है, ठीक है, तो इसको मैं मिटा रही हूँ यहाँ पर से, बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीजें मैं मिटा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, OP बराबर हमारी क्या है, R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R और माइनस OD अभी अभी हम लोगों ने क्या निकाला, ए कॉस थीटा, और OC भी हम लोगों ने क्या निकाला, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा R माइनस ए कॉस थीटा, और ये R2 हो जाएगा क्या, R प्लस ए कॉस थीटा। तो ये R1 और R2 का मान अगर आप लोगों को आ गया, तो यहाँ पे आप लोगों को विभव का मान लिखना बहुत ही सरल है। तो यहाँ पे P बिंदु पर दोनों बिंदु आवेशों के कारण जो विभव होगा यहाँ से, ठीक है, वो मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे धनात्मक आवेश के कारण दूरी क्या है, R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे ऋणात्मक आवेश के दूरी कारण दूरी क्या है, R2 है। R1 और R2 की दूरी हम लोगों ने निकाल ली है, अब टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले तो Q/4 पाई एप्सिलॉन को नॉट को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, 1/R1 माइनस 1/R2 बचा। R1 R2 का मान हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1/R माइनस ए कॉस थीटा, है कि नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/R माइनस ए कॉस थीटा। भाई अब इसको आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन है आप लोगों का, ठीक है, कैलकुलेशन है। अब इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा सॉल्व। मैं आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देती हूँ।
डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, आंसर लिखवा देती हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल है ना, सिंपल है। क्या करोगे आप लोग, इन दोनों हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है इसका और इसका क्या करोगे आप लोग, एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद इसको इधर और इसको इधर लिखोगे, ठीक है। अब ये जब आप लोग लिख लोगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, वो मैं आप लोगों का यहाँ पर लिख देती हूँ। फाइनल सॉल्यूशन आप लोगों का आएगा, यहाँ पे आप लोगों का फाइनल सॉल्यूशन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटे क्या आएगा आप लोगों का यहाँ पे, पी कॉस थीटा बटे आर का वर्ग, ठीक है। और ये आएगा आप लोगों का किस में, माइनस में। तो भाई ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो यहां तक हमारा जो हुआ वो क्या हो गया, हम लोगों का जनरल पॉइंट के केस के लिए हम लोगों ने क्या निकाल लिया, जनरल पॉइंट के केस के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का सूत्र निकाल लिया। तो इसको बिल्कुल मैं समराइज करके लिख देती हूँ, यहाँ पर ही लिख देती हूँ जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले हिस्से में अगर मैं लिख दूंगी तो आप लोगों को अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में जो निकाला उसको मैंने लिखा, मैं लिख देती हूँ VA। क्या निकाला हम लोगों ने, P बटे द्विध्रुव आघूर्ण बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R का वर्ग, ठीक है। फिर निरक्षीय स्थिति मतलब कि VE के केस में हम लोगों ने क्या निकाला, विद्युत विभव जो होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है, शून्य होता है। और आप लोगों का जो जनरल पॉइंट का केस है, ठीक है, ये जनरल पॉइंट का केस जो है इसमें आप लोगों ने क्या निकाला, P कॉस थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, सॉरी R का वर्ग, ठीक है। ये क्या है, R का वर्ग। तो ये हम लोगों ने 3 केसेस देखे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, समराइज भी कर दिया मैंने। बिल्कुल आज की क्लास में बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना था। समझ में आया कि नहीं भाई, थोड़ा सा ये वाला हिस्सा कॉम्प्लिकेटेड था तो इसको आप लोग जो है अच्छे से समझ लेना। अगर ना समझ में आए तो ये वाला हिस्सा आप लोग अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला हिस्सा आप लोगों को मैंने एकदम से दोबारा रिपीट कर करके समझाया है मैंने आप लोगों को, बिल्कुल 2 बार 3 बार डायग्राम बना के बताया है। अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। बिल्कुल आप लोगों के कमेंट्स मैं चेक करती हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स के माध्यम से डाउट पूछ सकते हो। अगर क्लास में आए हो तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी नए बच्चे आए थे जिनकी आज पहली क्लास थी, ठीक है, वो सारे बच्चे जो है मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, या फिर मेरे को मेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग मेरे से टेलीग्राम आईडी का जो है लिंक ले सकते हो। टेलीग्राम में मैं आप लोगों को जो है क्लास की PDF शेयर कर दिया करूंगी। एंड ऑफकोर्स अगर आप लोग एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओगे तो वहां पे आप लोगों को क्लास का अपडेट भी मिलता रहेगा। जो भी डाउट्स है, जो भी समस्या है, जो भी है वो आप लोग मेरे को वहां पर कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।